हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए, हम पढ़ा रहे थे नागरिक शास्त्र में मौलिक अधिकार से रिलेटेड, और मौलिक अधिकार में समता के अधिकार का वर्णन हमने 14-15 अनुच्छेद को कर लिया था। तो आज करेंगे 16 और 17, 18 का वर्णन। ठीक है ना दोस्तों। तो लॉकडाउन जो है रहने दीजिए, पिछली बार लॉकडाउन हुआ तो इस सब्जेक्ट को मैंने पढ़ना शुरू किया था और इस लॉकडाउन में पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। ये अपना चलते रहेगा, आगे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो भी सीखता रहूँगा। ठीक है ना। तो फिलहाल हम नागरिक शास्त्र ही लेकर चलेंगे, बाकी की बात पढ़ाने की नहीं, सिर्फ सीखने के लिए। ठीक है। तो नागरिक शास्त्र में आज हम सीखेंगे अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में बराबरी का हक या समता का अधिकार है ना। लोक नियोजन में समता का अधिकार, ये हम पढ़ेंगे। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन में अवसर की समता। अवसर की समता। ठीक है, क्योंकि समता का अधिकार 14 से 18 उसी में पढ़ रहे हैं, तो लोक नियोजन में अवसर की समता। अब इसमें हम पढ़ेंगे बहुत सारा अनुच्छेद 16 को बांटा गया है, तो अनुच्छेद 16 का एक पढ़ेंगे। अनुच्छेद 16 का 2 पढ़ेंगे। सबका डिस्कस करेंगे, पहले लिख लेते हैं। ठीक है ना। अनुच्छेद 16 का 3 लिखेंगे और अनुच्छेद 16 का 4 और भी है, 5 से 6 भी है, 4 में ए बी भी है। पहले ये 4 का डिस्कस करते हैं। इसमें क्या कर रहा है? राज्य के अधीन यदि कोई नियुक्ति है तो उसमें समता का अधिकार। ठीक है ना। सभी नागरिकों के राज्य के अधीन नियुक्ति में एवं रोजगार में अवसर की समता होगी, वो है पहला में। दूसरा में है राज्य के अधीन कोई यदि नियुक्ति किया जाना है तो उसमें धर्म, जाति, वंश, लिंग, उद्भव, निवास के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 16 के 2 में है, वहाँ पे सिंपल था सिर्फ। अब 16 के 3 में है कि राज्य यदि चाहता हो, ठीक है, राज्य यदि चाहता है कि अपने राज्य के निवासियों को नियुक्ति में कुछ विशेष प्रावधान दे, छूट दे, तो वो दे सकती है। तो ये कौन कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, और अरुणाचल प्रदेश के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि वो अपने राज्य वाले को विशेष प्रावधान के तहत छूट दे सकता है। ठीक है ना। यानी कि प्रायिकता दे सकता है, ज़्यादा वैल्यू दे सकता है अपने राज्य वाले को। वहाँ पे समता दूसरे राज्य वाले का हनन हो रहा है तो वहाँ पे आप नहीं कुछ कर सकते हैं। तो ये राज्य कौन कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है और एक अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। फिर है 16 का 3 डिस्कस हो गया ना। अनुच्छेद 16 का 4 है कि राज्य अपने राज्य के निवासियों में यदि कोई ऐसा कैटेगरी है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो उसको आरक्षण देने में, यानी जॉब में, नियुक्ति में आरक्षण दे सकता है। ये हो गया आपका। और ये ऐसा क्या है? पिछड़ा वर्ग कोई है, ठीक है ना। तो किस आधार पे दे सकता है कि जॉब में जो है उसका वो अपर्याप्त रूप में, अपर्याप्त मतलब कि जितना जनसंख्या है उस प्रतिशत में उनकी नियुक्ति नहीं है, इस रूप में। तो एक नाम आया है विश्वनाथ प्रताप सिंह। एक नाम क्या है? विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है। हाँ, प्रधानमंत्री नहीं थे पहले। पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा किया था विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो अब यहीं पे रुकते हैं। ए बाद में पढ़ेंगे, बी बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक टर्म है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद, उसको लिख के थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। इंदिरा साहनीवाद बनाम भारत संघवाद। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इसी को बोलते हैं मंडलवाद। ठीक है ना। मंडलवाद इसी को बोलते हैं। तो उच्चतम न्यायालय में कहा कि अभी जो संविधान में आरक्षण का प्रावधान है वो सामाजिक है, आर्थिक नहीं है। ठीक है। इसीलिए नरसिम्हा राव सरकार द्वारा दिया गया था
10% आरक्षण को इसने अवैध कर दिया था। किसने? इंदिरा साहनी बनाम संघवाद ने नरसिम्हा राव द्वारा दिए गए 10% आरक्षण को कैंसिल कर दिया था। अब आगे उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि आरक्षण को है जो अधिकतम से अधिकतम 50% तक होना चाहिए भारत में, इससे अधिक नहीं। इसके पीछे तर्क दिया था न्यायालय ने कि अनुच्छेद 1935 में एक संदर्भ दिया गया है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को उतना ही हद तक आरक्षण दिया जाए ताकि भारत की सरकारी सेवाओं में जो कुशलता है, ठीक है ना, इफिशियंसी जो है वो प्रभावित ना हो। उससे अधिक नहीं दिया जाना चाहिए कि जो हमारा सरकारी काम कर चल रहा है वो सही तरीके से ना चले। मतलब कि एक कुशल व्यक्ति को आप नियुक्त करें, उसकी नियुक्ति गड़बड़ानी नहीं चाहिए। ये प्रावधान दिया किसमें? इंदिरा साहनी बनाम संघवाद में, ठीक है। इसमें और ये कहा गया कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उसमें सभी आर्थिक रूप में पिछड़े वर्ग में नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों का जो है सामाजिक और आर्थिक विकास हो चुका है। ऐसे लोगों को किस में रखा गया? एक वर्ड आता है क्रीमी लेयर, यानी कि जिनका आर्थिक सामाजिक विकास हो चुका है, शैक्षणिक विकास हो चुका है, उनको क्रीमी लेयर में रखा जाएगा, ठीक है। अब आगे इसमें एक वर्ड आया है कैरी फॉरवर्ड। उच्चतम न्यायालय ने नियुक्ति के लिए कैरी फॉरवर्ड, जिसी को बोलते हैं हिंदी में, और इसी नियम को अग्रनयन को स्वीकार किया। इसमें यह रखा गया कि इस नियम के अनुसार यदि आरक्षित सीट खाली रह जाता है तो अगले साल इसको भरा जाएगा, ठीक है ना। और ये अगले साल भरा जाएगा, लेकिन 50% से अधिकतम नहीं होना चाहिए। इस नियम का, इस कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा गया था। आरक्षण की 50% सीमा प्रत्येक वर्ष की नौकरियों के लिए होगा, न कि कुल नौकरियों के लिए। प्रत्येक वर्ष जितना नौकरी है उसका 50%, ठीक है ना। आरक्षण की 50% सीमा प्रत्येक वर्ष के नौकरियों के लिए होगी, ना कि नौकरियों को कुल संख्या के लिए। अब इसमें में है विशेषज्ञता। एक वर्ड आया है विशेषज्ञता, मतलब कि इस तरह का कोई जहाँ पे ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है वहाँ पे आरक्षण काम नहीं करेगा। जैसे इंजीनियर का पद हो या फिर वैज्ञानिक का पद हो, वहाँ पे आरक्षण को हटाकर चलना जरूरी है। यानी आरक्षण के अनुसार यदि योग्य स्टूडेंट मिल रहे हैं, योग्य उम्मीदवार मिल रहे हैं तो वो सिलेक्ट होगा, बट यदि नहीं मिल रहे हैं तो वहाँ आरक्षण नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे विशेषज्ञता मतलब कि नॉलेजफुल स्किलफुल व्यक्ति की ज़रूरत है, तो वहाँ आरक्षण काम नहीं करेगा। ये हुआ इंदिरा साहनी बनाम संघवाद या मंडलवाद की बात। अब है आगे मंडलवाद के निर्णय को प्रभावहीन हुआ। आप देख क्या बताया गया कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन तमिलनाडु 69% जो है अपने राज्य में दिए हुए हैं आरक्षण। तब 69% जो आरक्षण दिए हुए इस नियम के अनुसार तो खंडन हो गया उसका, तो अभी इसको क्या किया गया ना, 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। तमिलनाडु ने जो दिया 69% का आरक्षण, उसको किस में डाल दिया गया? 9वीं अनुसूची में। हाँ, 9वीं अनुसूची जो है उस पर वाद विवाद नहीं किया जाता है। तमिलनाडु राज्य में प्रचलित 69% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया ताकि उसे न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। मतलब 9वीं अनुसूची में जो भी चीज़ है उसको न्यायिक समीक्षा नहीं किया जाता है, तो उसमें इसको रख दिया गया। तो वो एक अपवाद स्वरूप तमिलनाडु जो है आरक्षण को 69% तक रखे हुए है। एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि 50% तक आरक्षण तो संविधान में रखा ही गया, साथ ही साथ विकलांगों के लिए 4%, है ना। अब है इसी में कि मंडलवाद के निर्णय को प्रभाव या सरकार की जो अनुक्रिया हुई थी उसमें दूसरा है क्रीमी लेयर की पहचान के लिए एक समिति आया जिसका नाम है रामानंदन समिति। रामानंदन समिति, ठीक है। क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामानंदन समिति आया। अब इसी का नाम चेंज करके बाद में 1993 ईस्वी में संवैधानिक संस्था के रूप में एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया। इस रामानंदन समिति को समाप्त कर दिया गया। एक पॉइंट और है कि 77वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16(4)(a) उसको वहीं पे छोड़े थे, 4 तक पढ़े थे, 16(4)(a) को जोड़ा गया, ठीक है। और इसमें क्या रखा गया कि अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति
को प्रमोशन से रिलेटेड कुछ बात था, तो पदोन्नति में मिलने वाला आरक्षण जारी रखा गया इस अनुच्छेद के तहत, 16(4)(a) के तहत मिलने वाला आरक्षण को जारी रखा गया। अर्थात 77वें संविधान संशोधन द्वारा मंडलवाद, ये जो मंडलवाद है ना, इस मंडलवाद के निर्णय को अप्रभावी बनाने का प्रयास किया गया। थोड़ा सा और इसमें देखते हैं नीचे, ठीक है। 16(4)(1) के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। 85वीं संविधान संशोधन जब हुआ 2002 में, तो 16(4) में ये हुआ, एक वरिष्ठता लिखल है, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, परिणामी वरिष्ठता, उसको कंसेक्सुअल सीनियरिटी, ठीक है। कॉन्सेक्सुअल बोलेंगे, ठीक है, थोड़ा बोलने में हमको दिक्कत हो रहा है इस वर्ड को। सीनियर, यहाँ पे क्या होगा, सीनियरिटी, परिणामी वरिष्ठता, मतलब कि जैसे अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, ठीक है ना, इनकी जो पदोन्नति का वरिष्ठता है, सीनियरिटी है, वो कब से जोड़ा जाएगा, जब से वो जॉब लिए तब से नहीं, जिस वक्त से वो प्रमोशन हुआ उनका, तब से जोड़ा जाएगा। ये कहा गया है 16(4)(a) में, जब 50 में संविधान संशोधन हुआ तब ऐसा कहा गया, ठीक है ना। फिर है अनुच्छेद 16(4)(b) में, ये 81 में संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 2002 में। तो खाली पड़ा जो सीट है, खाली पड़ी सीट को ब्लैक लॉग इंग्लिश में बोल रहा है, ब्लैक लॉग। तो ये खाली पड़ा जो है रिक्तियों के लिए 50% की सीमा को हटा दिया गया, जिसका अभिप्राय है कि बैकलॉग सीटों को 100% आरक्षित किया जा सकता है। ये 16(4)(b) में कहा गया। अब देखिए अनुच्छेद 16(5) देखते हैं क्या है, ठीक है ना। अनुच्छेद 16(5) देखते हैं, इसमें क्या है। तो कह रहा किसी भी व्यक्ति जो है धार्मिक संस्था में के द्वारा अपने संसाधनों में नियुक्ति करना है तो अपने धर्म वालों को ज़्यादा प्रीफ्रेंस देगा, ठीक है। 16 को इस तरह से समझ सकते हैं। अनुच्छेद 16(5) में ये कहा गया है कि कोई धार्मिक संस्था है, उसमें कोई नियुक्ति है, कोई काम काज करने के लिए कुछ प्रकार की नियुक्ति है, तो अपने धर्म वाले को ज़्यादा प्रीफ्रेंस दे सकता है। ये इसमें कोई मनाही कोई नहीं कर सकता है। फिर है अनुच्छेद 16(6), ठीक है। तो अनुच्छेद 16(6) में ये कहा गया है कि इस अनुच्छेद के तहत अपने राज्य के पिछड़े व्यक्तियों को आरक्षण दे सकता है नियुक्तियों में, ठीक है ना। और पहले जितना आरक्षण है, यह आरक्षण पहले से दिए गए आरक्षण के अतिरिक्त अधिकतम 10% होगा। तो ये आपका रह गया अनुच्छेद 16(6) हो गया। अब 2 अनुच्छेद थोड़ा सा इजी है, उसको देखते हैं। इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे और क्या है। तो अब देखते हैं अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 में क्या है। तो अनुच्छेद 17 के तहत ये चलिए तो अनुच्छेद 17 देखते हैं। थोड़ा सा स्टोरेज फुल हो गया था। तो अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है ना। अस्पृश्यता का अंत था इसमें। तो अस्पृश्यता का अंत मतलब कि अनुच्छेद 17 के अनुसार कोई भी छुआछूत भेदभाव की भावना नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय अपराध होगा। इसी का नाम बदलकर 1976 में क्या कर दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया। और एक तरह से कहें तो प्राकृतिक नेचुरली अनुच्छेद 17 एक निरपेक्ष, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अधिकार है। संसद ने विधि का निर्माण करके इसे लागू किया है। अब देखेंगे अनुच्छेद 18 क्या है। तो ये अनुच्छेद 18 तो जानते ही हैं सब,
उपाधि का अंत। तो प्रीलिम्स के लिए सिर्फ अनुच्छेद में मेनली क्या है वो काम करेगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा तब वहां पे काम करेगा ये सब। फिर भी आप लोगों को अपने अनुसार भी पढ़ने की जरूरत है ही। तो अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत। तो उपाधि के अंत इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक को किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन शैक्षणिक और सैन्य अधिकारी सैन्य उपाधि दिया जाएगा, इसमें मनाही नहीं होगा। जैसे हम डिग्री जो प्राप्त करते हैं वो शैक्षणिक है, सेना को बहुत सारा मिलता है, भारत रत्न है, परमवीर चक्र है, ये है वो है, बहुत सारा है ना, ये मिलेगा। अब ये बताया गया है कि हम भारतीय हैं, किसी विदेशी से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेंगे। कोई विदेशी यहाँ जॉब कर रहा है, भारत का नागरिक नहीं है, जॉब कर रहा है, किसी पद पे है, और उस वक्त वो किसी विदेशी उपाधि को ग्रहण नहीं करेगा जब तक यहाँ के राष्ट्रपति अधिकार ना दे दे, आदेश ना दे दे। ये 3 पॉइंट याद रखना है कि उपाधि के अंत में क्या क्या हुआ था, ठीक है। अब ये हुआ कि 1954 में जब भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, उसमें भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, एक और कुछ होता है ना। तो इस पे अनुच्छेद 18 के तहत किसी व्यक्ति ने क्या किया, उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर दिया। व्यक्ति का नाम है बालाजी राघवन, ठीक है। तब उच्चतम न्यायालय यह स्पष्टीकरण देता है कि पुरस्कार और क्या है एक टर्म उपाधि, ठीक है ना, उपाधि और पुरस्कार में क्या अंतर है उसको स्पष्ट करते हुए ये कहा गया कि भारत रत्न और पद्म विभूषण जो है ये उपाधि ना होकर एक सम्मान है, रिस्पेक्ट है। कोई व्यक्ति योग्य है तो उसको उसके योग्यता के लिए पुरस्कृत ना किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे समानता का हनन नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कोई व्यक्ति कर सकता है कि जो पद्म विभूषण लिया है या भारत रत्न लिया है अपने नाम के आगे उसको जोड़े, तो जोड़ना नहीं है, वो पुरस्कार भर ही रहेगा। ये नहीं कि हम कोई व्यक्ति को भारत रत्न मिला है तो बोलेंगे भारत रत्न फलना नाम, ये नाम वो नाम, इस तरह से वो यूज नहीं कर सकता है। तो उपाधि के अंत में ये था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा 16, 17 और 18 को, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल में बने रहे, हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। धन्यवाद।